नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। 10,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। तो उसका मैंने आपको नोटिफिकेशन सिलेबस पूरी डिटेल एक सेपरेट वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर पूरा तैयारी करना है उसके लिए हमें पेपर का लेवल पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए पिछले साल के पेपर्स को सोल्व करना बड़ा ज़रूरी है। तो 1 साल का पेपर मैंने सोचा आपको मैं सोल्व करा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इधर आपको आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। पार्ट 1 का अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना ताकि सभी क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। रीजनिंग का जो पेपर है, रीजनिंग का पेपर मैंने एक वीडियो में लगभग 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है उसमें कंप्लीट करा दिया। तो उसका लिंक भी मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको मिल जाएगा। तो वो दोनों पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस पेपर के बाद भी हम लोग कलर का पेपर करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है वो क्वांट का पार्ट 2 है। ठीक है, क्वांट का पार्ट 2 है। अब काफ़ी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए तो कुछ बच गए तो उन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ 6 जुलाई से 6 जुलाई से हमारा एक लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड बैच चल रहा है। उसमें अभी तक सिर्फ 2-3 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 12 महीने तक वीडियो कोर्स भी मिलेगा जो ऑलरेडी पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड है। ठीक है, सफिशिएंट है वो आरआरबी के लिए वैसे ही। प्लस अलग से लाइव बैचेस जो भी आएंगे अगले 12 महीने के लिए, एसबीआई के लिए भी आएगा, अभी आपका आरआरबी चल रहा है उसके लिए भी आएगा। आने वाले जितने भी लाइव बैचेज होंगे वो भी सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और पीडीएफ वगैरह जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सारे नोट्स वगैरह वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। पहले देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था पूरा पेपर। हाँ, यहाँ से हम लोगों को अभी करना है। बाकी क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज वगैरह के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक डीआई, कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अभी हम लोग अर्थमेटिक के इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बेसिक्स देखना है तो यूट्यूब पे भी ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस हैं। तो एक बार बेसिक मजबूत होगा तभी कोई टॉपिक को हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा इन क्वेश्चन से। ए वेसल कंटेन्स 48 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 3 टाइम्स देन द वाटर। 3 टाइम्स है उसका वाटर का। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ से क्या पता लगा मिल्क और वाटर का रेशियो के अंदर कि भाई अगर मिल्क इज 3 टाइम्स देन वाटर, अगर वाटर 1 है तो मिल्क क्या होगा, 3 होगा। 3 टाइम्स बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं रेशियो में टोटल की बात करूँ तो रेशियो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये 4 नहीं हो कि आपको कितना दिया गया था, 48 दिया गया था कि तो टोटल 48 है। तो ये 4 ना वैल्यू है कि इसकी कितनी वैल्यू है 48, तो कितने से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई। इसको ही 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 36 लीटर मिल्क था और आपका 12 लीटर क्या था, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 लीटर वाटर था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोला गया 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। 10 लीटर मिक्सचर को टेकन आउट कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। तो टोटल में से 10 लीटर मिक्सचर अगर बाहर निकालेंगे तो उसी रेशियो में मिल्क और वाटर बाहर आ जाएगा। भाई 3:1 में मिल्क एंड वाटर है। अगर मान लो इस पानी के अंदर जो भी सॉल्ट वगैरह, अगर इसमें से मैं थोड़ा सा ही पानी अलग निकाल लूंगा तो इसके अंदर जो क्वालिटी है वही दूसरे वाले में रहेगी। तो जैसे एक मिश्रण है वाटर और मिल्क का, उसके अंदर जिस अनुपात में मिल्क और वाटर है अगर कुछ निकालूंगा तो उसी उसी अनुपात में वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर 10 लीटर मैंने निकाला है तो मान लो टोटल 10 लीटर निकला है तो 4 रेशियो टोटल की वैल्यू 10 होगी। तो यानी कितने से मल्टीप्लाई, 2.5 से। इसका मतलब मिल्क कितना निकलेगा, 3 रेशियो में निकलेगा, यानी 7.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वाटर कितना निकलेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2.3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई 2.5 लीटर। यानी कि आप लोगों का 36 में से 7.5 लीटर तो क्या निकल जाएगा, मिल्क निकल जाएगा। और 12 में से 2.5 लीटर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब देख लो कितना बचा। ठीक है, तो आप लोग माइनस कर दो इसको। देखो से 6 माइनस कर दिया तो 30 बचा। 1.5 और माइनस कर दो 28.5 लीटर मिल्क बच गया। वाटर कितना बचा भाई, 12 में से 2.5 माइनस करोगे तो कितना बचा, 9.5 मिल गया। अब आगे देखते क्या बोल रहा है। एंड 20 लीटर प्योर वाटर इज एडेड। 20 लीटर प्योर वाटर ऐड कर दिया गया। 20 लीटर प्योर वाटर इसमें ऐड कर दोगे तो वाटर कितना बन जाएगा, अब 29.5 बन जाएगा क्योंकि मिल्क हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। आगे देखो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी में कितना फर्क है, देख लो भाई कितना फर्क है। 28.5 माइनस 29.5, कितने लीटर का फर्क है, 1 लीटर का फर्क है भाई। ठीक है, ये इतना तो क्या है, मिल्क है आप लोगों का, इतना क्या है, वाटर है। मिल्क तो और कुछ ऐड नहीं किया, वाटर ऐड किया था तो यहाँ पे लिख
दिया मैंने, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी लोगों को, देखो जो एज के क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर आप लोगों का रेशियो और परसेंटेज दो चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। अगर दो चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 5:4। ठीक है, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था, 5:4 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर एक्स ईयर एवरेज ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी एक्स प्लस 22। अब यहाँ पे देखो एक्स साल बाद में ए और बी का एवरेज एक्स प्लस 22 हो गया, तो एवरेज क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। अगर मैं ए प्लस 4 साल बाद में ए और बी की टोटल आयु अगर देखो सीधा कैसे निकालते हो बता रहा हूँ पहले मैं, फिर मैं इसको इक्वेशन से ही बता दूंगा। 4 साल बाद में ए और बी की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, अगर एवरेज एक्स प्लस 22 है तो टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2x प्लस 44 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई ए प्लस बी का एवरेज अगर आप लोगों को 4 दिया गया है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो वही मैंने किया, एवरेज आप लोगों को कितना दिया गया था, एक्स प्लस 22, तो टोटल मैंने निकालने के लिए 2 का एवरेज था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि ये क्या बोल रहा है, आफ्टर एक्स ईयर, एक्स साल बाद में ए और बी की टोटल एज ये हो गई, तो एक्स साल में ए और बी की टोटल एज मिला के कितना बड़ा होगा। मान लो मेरा है और मेरे छोटे भाई का एज 5 साल बाद में कितना बढ़ जाएगा, टोटल 5 मेरा बढ़ेगा, 5 उसका बढ़ेगा, टोटल मिला के 10 बढ़ जाएगा। एक्स साल बाद ए का भी एक्स बढ़ा होगा, बी का भी एक्स बढ़ा होगा, दोनों का बढ़ के 2x ही तो बढ़ा होगा। इसका मतलब प्रेजेंट में ए और बी की दोनों की मिला के एज कितनी है, 44 है, सिंपल। और इसने यहाँ पे रेशियो किसका दिया, 4 साल पहले, 4 साल पहले और बी की दोनों की एज कितनी रहेगी प्रेजेंट में 44, 4 साल पहले 4 ए की कम 4 बी की कम यानी 8 कम, यानी कि 4 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी, 36 रही होगी। और 4 साल पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, यानी टोटल 9 है, लेकिन 9 नहीं होगा, टोटल कितनी थी 4 साल पहले, 36 थी। तो आपको पूछा क्या गया, देन 2 ईयर्स अगो द एज ऑफ ए वाज, तो ए का एज पूछा है तो ए का एज निकालो पहले, तो यहाँ से ए का एज यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए का एज आया यहाँ पे 20 से। अब देखो ए का एज 20 कब आया है, 4 साल पहले का एवरेज था तो 4 साल पहले आएगा। 4 साल पहले ए का जो एज था वो 20 साल था, तो अभी प्रेजेंट में कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है 2 साल पहले, प्रेजेंट से 2 साल पहले 2 ईयर्स अगो कितना एज रहेगा, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। सीधा निकाल सकते हो अगर सिंपली सोचोगे तो। वैसे अगर आप लोग करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। आप लोग अगर इक्वेशन इसके अंदर बनाना चाहेंगे तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, मान लो ए की प्रेजेंट एज ए थी तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी a-4, बी की परसेंटेज बी थी तो बी का 4 साल पहले कितना होगा बी, और रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। यहाँ से आप ए और बी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे यहाँ पे, ठीक है 4a, ठीक है, इधर 5b बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इस निकाल लो, इसमें 4a प्लस 4a माइनस 16 इज इक्वल टू 5b माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से 4a माइनस, एक सेकंड को इस 20 को इधर ले आओ ताकि ये प्लस में रहे, तो आपको बन जाएगा 5b माइनस 4a इज इक्वल टू, ठीक है 5b माइनस 4a इज इक्वल टू 16, इधर 20 आएगा तो 4 बच जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस के चक्कर में पढ़ते रहो, फिर आगे देखो फिर से इक्वेशन निकलेगा कि आफ्टर एक्स ईयर ए और बी का एवरेज एज, तो ए और बी का एक्स साल बाद में क्या एज होगा, ए का ए प्लस एक्स होगा, बी का क्या होगा बी प्लस एक्स होगा, और एवरेज डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का एक्स प्लस 22, ये एवरेज एज यही दिया हुआ है। तो यहाँ से ए और बी और एक्स के अंदर एक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद में इनको सोल्व करते रहना बैठ के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका कोई इक्वेशन बना के करने का कोई सेंस नहीं, आप जनरली चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इक्वेशन से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वेशन से हमारे एग्जाम में इक्वेशन से करने से इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन इक्वेशन से फंस जाए तो इक्वेशन से भी करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब एवरेज आगे दे रखा है, आपको एक्स प्लस 22 दे रखा है, वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 25%। यानी कि मिल्क और वाटर का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो बोला इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 25%। अगर 25% वाटर होगा तो कितना होगा मिल्क, 75% होगा। काट दोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ए मिल्क मैन सेल्स 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर एंड एड 15 लीटर मिल्क एज वेल एज 15 लीटर वाटर नाउ। तो
तो अब ये बोल रहा है कि मिल्कमैन सेल्स, इस ये जितना भी था ना इसमें, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना था, लेकिन इस रेशियो में से उसने 20 लीटर मिक्सचर बेच दिया। अगर मान लो मैं किसी कप में चाय पी रहा हूँ और उस कप में से मैंने दूसरे कप में थोड़ी सी चाय निकाल दी, तो क्या उसमें चीनी का, दूध का, पानी का रेशियो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, मिक्सचर तो वही है ना। तो किसी कप में से मैंने थोड़ा सा चाय निकाल लिया, तो उसमें बचे हुए चाय के अंदर भी रेशियो वही रहना है। ऐसे ही इसमें हुआ, मिल्क और वाटर का कुछ मिक्सचर था, इसमें से हमने 20 लीटर को बाहर निकाल लिया। 20 लीटर को बाहर निकालने के बाद में रेशियो तो वही रहेगा ना मिल्क एंड वाटर का। टोटल में थोड़ा कमी आ गया, लेकिन मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो वही रहेगा। तो अभी भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 3:1 है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 1। अच्छा, इसके बाद में वो एक चीज और कर रहा है, सॉरी मैं ये इसमें पड़ गया। बोल रहा है एड इज 15 लीटर मिल्क एज वेल एज 15 लीटर वाटर। इसके बाद में वो क्या कर रहा है, 15 लीटर वाटर और 15 लीटर मिल्क, दोनों के दोनों क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। जब वो 15 लीटर वाटर भी ऐड कर रहा है, 15 लीटर मिल्क भी ऐड कर रहा है, तब क्या हो रहा है, आगे बोल रहा है नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 150% ग्रेटर देन द वाटर। यानी कि अगर वाटर 100 है तो मिल्क की कंसंट्रेशन उससे 150% ज़्यादा है। यानी कि अगर वाटर 100 है तो मिल्क कितना होगा, 250 होगा, 250 होगा। इसको अगर मैं काट देता हूँ तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं सीधा रेशियो लिख देता हूँ। यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5:2 हो गया। मतलब नया जो ये करने के बाद 15-15 लीटर वाटर और मिल्क मिलाने के बाद में नया रेशियो 5:2 आ गया। अब एक रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चीज़ों में आपने रेशियो निकाला गया है, दोनों में ही सेम एडिशन या सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज हो रहा है, तो उनके रेशियो में भी सेम ही कमी आनी चाहिए या फिर बढ़ोतरी होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो देखो वाटर और मिल्क सेम सेम ऐड करी जा रही है क्वांटिटी, 15 लीटर वाटर 15 लीटर मिल्क, और यहाँ पे देखो 2 आ रहा है रेशियो में ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। जबकि दोनों में रेशियो में भी सेम वैल्यू ही ऐड होनी चाहिए, को कुछ भी हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जब भी ऐसा आए तो आपको अगर सेम नहीं है वैल्यू तो सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करना पड़ेगा, अगर आपको वर्टिकल डिफरेंस सेम करना है तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस क्या है, नीचे हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 3 है तो ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना था, 2 था, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 2 से। अब बताओ दोनों का डिफरेंस, ये 9 ये 10 तो दोनों का डिफरेंस 1, ये 3 ये 4 तो दोनों का डिफरेंस 1। क्या दोनों रेशियो के अंदर डिफरेंस सेम आ गया, क्योंकि सेम ही एडिशन हो रहा था, वाटर भी सेम था, मिल्क भी सेम था। तो इससे क्या पता लगता है, इस एक रेशियो की वैल्यू क्या है, 15 है। चाहे मिल्क से लगा लो आइडिया, चाहे वाटर से लगा लो आइडिया। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो एक को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना था, 9 और 3 12, तो ये टोटल जो मिक्सचर 12 था इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 180 लीटर बन जाएगा ये। ठीक है, 180 लीटर बन गया। अब यहाँ देखो ऊपर पूछा गया है मेरे से, अगर ये 180 लीटर है तो इसमें तो 20 लीटर निकाला गया था, 20 लीटर निकालने के बाद में यहाँ पे 180 हुआ, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना रहा होगा, यहाँ पे टोटल रहा होगा, अगर रेशियो तो टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल कितना रहा होगा, 200 लीटर रहा होगा, क्योंकि 20 लीटर निकालने के बाद में 180 बच रहा है, तो 20 लीटर जब नहीं निकाला गया होगा तब 200 होगा। आगे क्या पूछ रहे हैं देखना, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड ओरिजिनल मिक्सचर। मिल्क की क्वांटिटी बताओ ओरिजिनल मिक्सचर में। तो अगर आपका टोटल 200 लीटर था तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 200 आ रहा है, 50 से मल्टीप्लाई। मिल्क का निकालना है तो 3 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 150। ये रेशियो मेथड से निकालने से क्या हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए पूरा आपको रेशियो का और मिक्सचर का मेथड पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया ये हर जगह पे लगेगा, जो रेशियो का ये बताया मैंने, ये हर जगह पे लगेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे लग गया इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसके बाद में हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है 18 महिलाएं 16 दिनों में एक काम को पूरा करती हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और x दिनों के बाद 6 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, और शेष कार्य बची हुई जो 12 महिलाएं थी उन्होंने 12 दिनों के अंदर पूरा कर दिया। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें महिलाएं, 1 महिला, 2 महिला, 5 महिला, या फिर 5 पुरुष 6 महिलाएं हैं, 2 बच्चे, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे जब भी मैं कहीं पर भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैंने एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा टोटल वर्क को बराबर कर दो। हमेशा क्या बराबर कर दो, टोटल वर्क को बराबर कर दो। अगर आप टोटल वर्क को बराबर कर देंगे तो क्वेश्चन 100% ही होगा। कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का जिसमें एक से ज्यादा लोग हो, मतलब ABC नहीं, एक ही टाइप के एक से ज्यादा लोग हों, जैसे 5 मेन 7 वुमेन 2 बॉयज 2 चिल्ड्रंस, इस टाइप के जितने
जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो एक ही चीज से होते हैं, टोटल वर्क बराबर कर दो। टोटल वर्क कैसे बराबर होगा? 18 महिलाएं 16 दिनों में एक काम को पूरा करती हैं। देखो मान लेते हैं एक महिला एक दिन में एक काम करती है, एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो 18 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी? 18 काम कर, एक मानना, एक एफिशिएंसी एक मान के चला करो, अगर एक ही टाइप कीजिए तो 18 महिलाएं हैं, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर एक की एफिशिएंसी है कि अगर एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 18 महिला 18 काम करेंगे। वही महिलाएं 16 दिनों में कितना काम करेंगी? इतना काम करेंगे। क्या यही टोटल वर्क है कि नहीं है? क्योंकि उसने क्या बोला गया, 18 महिलाएं 16 दिनों में एक काम को पूरा कर देती है, पूरा कर देती है मतलब इतना काम करती हैं, और यही टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को बराबर करते हैं। फिर आगे यही टोटल वर्क कोई दूसरे प्रोसेस से हो रहा है। कैसे हो रहा है? उनमें से एक साथ काम शुरू किया, एक साथ सभी ने काम शुरू किया, यानी 18 महिला एक साथ काम पे लग गई, लेकिन और x दिनों के बाद 6 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? 18 महिलाएं शुरू में काम करना स्टार्ट किया थे, वो 18 महिलाएं कितने दिनों तक एक साथ काम कर रही थी? x दिनों तक एक साथ काम कर रही थी। x दिन बाद ही तो छोड़ के गई ना, उसने बोला x दिनों तक एक साथ काम कर रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, ये x महिलाएं छोड़ के चली गई, सॉरी x दिनों बाद में 6 महिलाएं छोड़ के चली गई, तो x दिनों बाद में 6 महिलाएं छोड़ के चली जाएंगे तो बची कितनी महिलाएं? 12 महिलाएं। वो कितनों दिनों तक काम कर रही हैं? 12 दिनों तक काम कर रही हैं। क्या ये इस प्रोसेस से भी काम पूरा हुआ है भाई? इस प्रोसेस से भी वही काम पूरा हुआ है, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे अलग अलग थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है 6 से कट रहा है, ठीक है। 6 तिया 18, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, आराम से कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 16 मती 16 तिया 48 और इधर 12 दूनी 24, 24 जाके 48 में से माइनस होगा, कितना बनेगा? 24 बनेगा। इधर कितना बना है? 3x बनेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। 8 डेज इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रेशियो दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर स्क्वायर की भुजा ए होगी तो पेरीमीटर क्या होगा? 4a होगा। मैंने मेंसुरेशन के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। 2 वीडियो पड़े हुए हैं अपने यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो 2πr डिवाइड बाई 4 है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 11:6 दिया हुआ है, 11:6 दिया हुआ है। उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26 मीटर, ठीक है। सम ऑफ द रेडियस एंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी ए, इनका सम कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पाई होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 22/7, तो पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 22/7, ठीक है। ये 4a है भाई, 9 मत मान लीजिएगा इसको। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, देखो थोड़ा सा, ये 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, और ये 2 दूनी 4 और ये 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से r/a कितना आ जाएगा? 7:6 आ जाएगा। यही बोल रहे हैं ना। अब बोला r + a, यानी कि r और a को मिला के वैल्यू कितनी है? 26 है r और a का सम। देखो r और a का रेशियो कितना दिया हुआ है मुझे? 13 दिया हुआ है। इसको डिवाइड में मानो या रेशियो मानो, तो मुझे r और a का रेशियो वैल्यू 13 है, यानी कि 13 ही हो गया। एक्चुअल में ये कितना है? 26। तो इसको 26 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूछा क्या है? आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए a निकालना पड़ेगा, तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर स्क्वायर की भुजा निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 6 साल पहले बी की माँ और बी की आयु के बीच अनुपात 7:3 था। 8 साल बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 7:4 है। भाई 6 साल पहले बी की माँ यानी कि मदर और बी यानी बी की खुद, ठीक है, ये तो बी की मदर है और ये बी खुद है, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था मुझे? 7:3 दिया हुआ था। ये 6 साल पहले की बात है, -6 ईयर लिख दिया करो पहले जब भी बोले। उसके बाद बोला गया है कि 8 साल बाद, यानी कि 8 साल बाद में, यानी कि +8 ईयर्स, 8 साल बाद के अंदर, ठीक है, उनके आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की आयु ज्ञात करो। अब ध्यान से समझना मेरी बात। 5 साल पहले मेरे भाई की कोई एज होगी और 5 साल पहले मेरी भी कोई एज होगी, और 7 साल बाद में मेरे भाई की भी कोई एज होगी प्रेजेंट से, और 7 साल बाद में मेरी भी कोई एज होगी। लेकिन यहाँ पे मेरा भाई और यहाँ पे
दोनों के इस टाइम से लेके इस टाइम तक एज में इंक्रीज तो सेम ही हुआ ना। एज में आज से 5 साल पहले यानी कि 5 साल हो गए मेरे, और आज से 8 साल बाद में यानी 8, यानी कि कितना एज बढ़ा, 13 साल बढ़े। तो मेरे भी उस टाइम से 13 साल ही बढ़े, इंक्रीज सेम था, और मेरे भाई के भी 13 बढ़े। यानी कि अगर आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा हो तो देखो 6 साल पहले से लेके 8 साल बाद तक बी की मदर की एज भी सेम ही बढ़नी चाहिए और बी की एज भी सेम ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई देखो आज से 5 साल बाद मेरी एज मेरे भाई की एज का इंक्रीज तो सेम हुआ ना 5 साल। तो वही इसमें दिया हुआ 6 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि टोटल मिला के 40 नहीं होना चाहिए ना गैप। 6 साल पहले से लेके 8 साल बाद तक चाहे बी की मदर हो चाहे बी हो, उनका जो इंक्रीज हुआ है एज के अंदर वो तो 14 ही होगा, दोनों का सेम ही होगा। तो अब दोनों रेशियो में कैलकुलेशन करना है। अभी थोड़ी देर पहले देखो रेशियो में बताया था मैंने कि भाई जब दोनों का इंक्रीज सेम होना चाहिए ना तो वर्टिकल डिफरेंस देखो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वर्टिकल डिफरेंस सेम नहीं है। जब वर्टिकल डिफरेंस सेम नहीं होता है, थोड़ी देर पहले बताया था क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई। नीचे का डिफरेंस कितना है 3, ऊपर का डिफरेंस 4 है, तो ऊपर तो 3 मल्टीप्लाई और नीचे 4 मल्टीप्लाई। अब देख लो, अब बताओ दोनों का डिफरेंस सेम हुआ, ये 21 हो गया और ये 28 हो गया, नहीं दोनों का डिफरेंस 7 हुआ। ये देखो 9 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ भी 7 ही हुआ। लेकिन ये 7 नहीं हो कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 साल पहले और 8 साल बाद मिला के कितना हुआ 14 साल, तो कितने से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई पूछा क्या क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, कहीं से भी निकाल लो, बी का एज निकालना है ना, तो बी का प्रेजेंट एज निकालो तो यहाँ से भी, तो 16 को कितने से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 32। ये 32 क्या आया है 8 साल बाद का एज आया है, तो 8 साल पहले प्रेजेंट एज रहा होगा तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 माइनस कर दो इसमें से। अगर कुछ बोलेंगे सर मैं इससे नहीं निकालूंगा, इससे नहीं, मैं इससे निकाल ले, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, यानी कि ये क्या आया 18, 6 साल पहले का एज आया, तो 6 साल बाद कितना होगा 24 होगा। तो आंसर इज योर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 200 मीटर और 255 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां 7 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं और समान दिशा में यात्रा करते समय वे 91 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, धीमी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखो अब जब भी ये क्वेश्चन होता है तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं भाई, एक तो लग रहा है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म का इस तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो जब भी 2 ट्रेनें आपस में गुजरती हैं, जब भी ये 2 ट्रेनें आपस में गुजरेंगी यानी कि इधर से निकलेंगी तो ये वाली ट्रेन कहीं यहाँ पे ऐसे आ जाएगी और ये वाली ट्रेन यहाँ पे कहीं ऐसे आ जाएगी। तो इन दोनों ट्रेनों ने मिला के क्या इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की कि नहीं की, ये वाली तो देखो यहाँ से यहाँ पहुंची, ये वाली यहाँ से, तो जब भी अगर कोई भी ट्रेन हो वो किसी पुल को पार करती हो, वो किसी ट्रेन को पार करती हो, दूसरी ट्रेन को, वो किसी ब्रिज को पार करती हो, तब उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ब्रिज की डिस्टेंस प्लस उस ट्रेन की डिस्टेंस, वो उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस। अगर 2 ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो उन दोनों ट्रेनों द्वारा मिलके जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो क्या होगी, दोनों ट्रेन की क्या होंगी लेंथ होंगी, ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ होगी। अब अगर वही ट्रेन पोल को पार करती तो, अगर वही ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती तो, अगर वही ट्रेन किसी पेड़ को पार करती तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, वो खुद की ही लेंथ ट्रेवल करती, वो जो ट्रेन होती खुद की लेंथ, उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है उसकी खुद की लेंथ होती। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, देखो 2 चीजें ही बनती है, दोनों मैंने बता दी हैं पे आप लोगों को, बाकी डिटेल में टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब 2 ट्रेनें चल रही हैं, दोनों की लेंथ आपको दे रखी है 200 मीटर एंड 255 मीटर, क्रॉसेज ईच अदर, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आप लोगों का कितना समय लगेगा 7 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस कर रही हैं तो 7 सेकंड का समय लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, वो इतना ट्रेवल करेंगे डिवाइड बाय टाइम, ये क्या बनता है स्पीड बनता है। अब ये क्या बोल रहा है कैसे करें, वेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है दोनों ट्रेन का सम, जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रहा हो तब स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है, जब ऐसे जा रहा हो तब भी स्पीड जुड़ जाती है, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तब स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होंगी जुड़ेंगी, यानी कि ये वैल्यू किसकी आएगी S1 प्लस S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों का ये S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद में क्वेश्चन आगे बोल रहा है एंड इन
91 सेकेंड व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में कर रही होंगी तो क्या आना चाहिए आप लोगों का S1 माइनस S2, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में करेंगे तो डिस्टेंस तो वही होगा आप लोगों का 200 प्लस 255 और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 91 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये कितना बनेगा, ऊपर 455 बने 455 बनेगा, 455 को सोल्व करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। 7 6 का 42, ठीक है, 7 6 का 42, 3 बचा 7 5 35, तो S1 प्लस S2 कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है। इसका देखो भाई 455 आएगा ना, ये 455, तो देखो मेरे को तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये 5 से कट रहा है, देखो सीधा सीधा, क्यों मैंने कैसे आइडिया लगाया, देखो 91 का पहाड़ा भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से अगर मैं काटता इसको तो 500 आता, ये 9 कम है तो 9 पंजे 45, तो ये 500 से कितना कम है 45 कम है, तो उस तरीके से सोच ले, बाकी आप वैसे भी काट सकते हो छोटा छोटा करके, ठीक है। अब यहाँ से S1 प्लस S2 65 आ गया और S1 माइनस X2 कितना आ गया आप लोगों का 5 आ गया। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जब जोड़ोगे तो S2 से S2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, S2 से S2 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2S1 आ जाएगा। 2S1 कितना होगा 5 प्लस 65 70, तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। S1 की वैल्यू जब 35 आ जाएगी तो S2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 माइनस होगा, तो S2 यहाँ से कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में मान रख देना इसका, S1 की वैल्यू 35 रख देना, S2 की जगह में S2 आ जाएगा 30। अब देख लो जो भी पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। स्लोअर ट्रेन कौन सी है भाई, S2 है, तो S2 की स्पीड क्या होगी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर नहीं हुआ है, 30 नहीं है, ये आपका क्या आया है, सारी डिस्टेंस हमने मीटर में ली थी और टाइम सेकंड्स में लिया, तो ये आपका मीटर पर सेकंड आया। मीटर पर सेकंड को अगर आप लोग किलोमीटर पर और में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 30 को चेंज करना है ना, 30 को तो 5/18 और 18/5 याद है सभी लोगों को, ठीक है। तो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 6 का 30, ये कितना आ जाएगा 18 5 90 और 108, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिंप्लीफिकेशन के देखो आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पेन टच करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखा और सोल्व कर दिया। मुझे पिछले क्वेश्चन में जो समय लगा है वो आपको समझाने में समय लगा है, वैसे इस तरह समय नहीं लगता, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम के अंदर आरआरबी में, इसीलिए मैं आपको लेवल दिखाने के लग रहा हूँ। ज़्यादा ऐसे चक्करों में मत पढ़ो कि वही पढ़ने लग जाओ जो आपके एग्जाम में काम का ही नहीं है, ऐसा कुछ मत करो। जितना काम का है वही पढ़ो, उसको बार बार में पढ़ो, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम होता है सिंपल। जो जिसने सिंपल टू मॉडरेट लेवल तक की बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर ली और उसमें स्पीड इंक्रीज कर ली, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो हार्ड के चक्कर में पढ़ा रहा काम ही नहीं आएगा उसके कुछ, उसकी सिंपल की प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको ज़्यादा समय लग जाएगा सिंपल में भी, ठीक है। तो आप लोग अपना लेवल एक बार पेपर के हिसाब से तैयारी करें, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू, अगर हम लोग कुछ फालतू पढ़ते हैं वो भी एक ड्रॉबैक है तैयारी का। अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा ऐसा कुछ होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते भाई बैंक के अंदर। तो मैंने आप लोगों को 185 क्वेश्चन की टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ भी दी हुई है, जिसमें पिछले 37 साल, मतलब 37 साल के नहीं, मतलब पिछले जितने भी बैंक के एग्जाम हुए थे पिछले 4-5 साल में, उनके 37 पेपर्स के 185 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसको टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करो और उसके बाद देखो उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन तैयार करो। ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ को मल्टीप्लाई करते रहो, फिर ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो फिर ये हर कुछ थोड़ी पूछ लेगा सिंपली, वो लेवल होता है हर कोई एग्जाम का। अब बहुत सारे लोग हर कुछ ही सिखाते रहते हैं, ठीक है। हर कुछ का मतलब ये है कि ट्रिक लगाने के चक्कर में क्वेश्चन सेट किया जाता है जबरदस्ती और उसके अंदर ट्रिक लगाई जाती है, और वो कोई काम का नहीं आपके एग्जाम के अंदर। आपको है ना वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक तो पीडीएफ के लिए कुछ लोग पूछेंगे कहाँ है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम में जाके क्या सर्च करना है, @अंशुल सर, सर्च बार में जाके सर्च करना है, और फिर वहां पे आपको क्या ग्रुप मिलेगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ चैंपियंस। और इस ग्रुप के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसमें लगभग 20-22 हज़ार लोग पहले से, तो आपको भी पीडीएफ, वो वाली पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें ढूंढ लेना ऊपर जाके, ठीक है ना। और वैसे क्वेश्चन को हर कुछ मत पढ़ना भाई, उससे टाइम वेस्ट होता है। देखो इस क्वेश्चन का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोर्ड मास जिसको आता है वो कर लेगा। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आ जाएगा, 126 में फिर ये 36 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, 162 में इधर आके 11 माइनस होगा तो ये 11 प्लस होगा, ठीक है। 162 में जैसे ये 11 प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा 173 बन जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, वर्बली हो सकता है क्वेश्चन। दोबारा से बोलता हूँ, देखो अपने सबसे पहले देखो इसमें तो डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद ही मल्टीप्लाई होगा। 14 में कितना होता है, ठीक है, 14 में 126 होता है, ठीक है। 126 में फिर इधर 36, 6 का स्क्वायर 36 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 36 जोड़ो,
ठीक है। तो आप लोगों का 126 में 36 जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। 162 में इधर ये -11 था, इधर आके प्लस होगा, 162 में 11 प्लस होगा तो 173 बन जाएगा। कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, कभी आपको डिटेलिंग में भी इसको सोल्व करा देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इन सबको सोल्व करने की इस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20। अप्रोक्सीमेशन है तो पॉइंटों वॉइंटों में ज्यादा नहीं मानना है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो पीछे देखो क्या अप्रोक्सीमेट, एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। हाँ ये था, कौन सा था क्वेश्चन? हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया, 7 चौक 28 और 4 पंजो 20, 28 और 20 कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। 48 में 12 जोड़ो कितना आ गया, 60 आ गया। ये लो, ऐसे क्वेश्चन आए हुए, एग्जाम का क्वेश्चन है पिछले साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें क्या कर रहा है, 7 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 6 से ये 18 कट जाएगा तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 बनेगा, 21 में 33 जोड़ दो कितना बनेगा, 34 और 20 54। ये लो, ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा सिंपल आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने, वो 185 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उससे सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में देखो ये 5 हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर माइनस का 9 प्लस 5 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4 इसके अंदर 121 में -4 करोगे तो कितना बनेगा, 117 बनेगा। 117 में देखो ये इधर -64 आएगा ना, तो 117 में 64 आके प्लस होगा, तो 64 प्लस करो इसके अंदर 17 के अंदर, 17 में 64 प्लस करोगे तो 64 में 7 प्लस क्या 71, 81 हो गया, तो 181 हो जाएगा। ये लो, आप लोगों का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी छोटा कितना सा छोटा सा कैलकुलेशन पूछा गया था। ये 256 आएगा, 256 में से 220 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बनेगा, 36 बनेगा। 36 में 14 प्लस कर दो, 50 बनेगा। ये लो, मतलब 10-10 सेकंड के क्वेश्चन थे ये, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 को 9 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मान लो 9 के स्क्वायर से सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो, जैसे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7 और 7 8 56, 567 बनेगा। इधर क्या बनेगा, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 78 बनेगा। इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ो। देखो 7 इधर दे दो 85, 85 प्लस 70, ठीक है, तो 145 बनेगा, तो 500 में 145 जोड़ो तो 645 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब देखो डीआई आ गया है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आप लोगों के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत बोलना कि सर आपने सिंपल क्वेश्चन करा दिया या कुछ और करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, है ना। तो आपको उसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, देखो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। आप लोग मतलब कई लोग बोलते हैं सर 1-1.5 मिनट में तो सिंप्लीफिकेशन होंगे नहीं, ऐसे होंगे देखो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और इनमें तो समझने की भी ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको लिख के बताऊँ, देखो ये मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गई, तो आप वही आदत डाल लोगे। ऐसे वर्बली करने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन को जहाँ लिखने की जरूरत पड़े लिखो, भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो ये लास्ट अपना कार्ड, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके अलावा हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए पार्ट 1 में, और ये तो पार्ट 2 था तो उसमें कर लिए हम। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए लाइन चार्ट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉइज इन 5 ऑर्गेनाइजेशन ABCDE आर गिवन। तो आप लोगों को ये जो पीला वाला है जो है ना ग्राफ, ये जो येलो कलर का ग्राफ है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, इसके अंदर क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल, दोनों का मेल प्लस फीमेल दिया हुआ है। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज दिया हुआ है आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। देखो आरआरबी में जो प्री में आपका डीआई आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड आएगा, आपका रेशियो का कैलकुलेशन, परसेंटेज का कैलकुलेशन, और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा। तो वही सिंपल आप लोगों को वैल्यूज दे दी गई, इन्हीं वैल्यू पे कभी रेशियो पूछेगा, कभी परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा, कभी डिक्रीज पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, प्री में बड़ा पार है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। अब देखो सारा डाटा एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग कंफ्यूज जाएगा, एक एक चीज एक लाइन पढ़ ली बस, उसी को सोल्व करते हैं। पहले बोल रहा है यदि ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का 10%, ए से महिला कर्मचारियों का 10%, इफ ए द 10% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम ए,
तो ए में फीमेल एम्प्लॉय देखो, ए में फीमेल एम्प्लॉय किसको दर्शाता है, इस वाले ग्राफ में। तो ए में देखा फीमेल एम्प्लॉय कितना है, यहाँ पे 120 है। देखो 5 हिस्से हो रहे हैं ना, तो 120 दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जूम करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ये इसी तरीके का ग्राफ था, जो जितना साफ हो सका उतना मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो 120 था, ठीक है। तो 120 का 10% कितना, 12 की बात हो रही है, इसका मतलब ये हो गया। तो मैंने 12 लिख दिया, मुझे पता है 10% मैंने लिखा है। फिर बोला 20% नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, ठीक है, एएमपी का मतलब एम्प्लॉइज फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट। 20% का मतलब कितना, सेम ऑर्गेनाइजेशन का मेल का। तो मेल देखो, मेल कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर आपको पीले वाले ग्राफ में दे रखा है और फीमेल इसमें दे रखा है, तो मेल कैसे आएंगे, दोनों को माइनस कर दो। 300 में से 120 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 180 बनेगा। 180 का कितना परसेंट, 20%, यानी कितने की बात हो रही है, 18 दूनी 36 की बात हो रही है। आगे बोलो, ठीक है। आर सिलेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट, तो इतने लोग सिलेक्ट हो गए प्रोजेक्ट के लिए। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल हु आर नॉट सिलेक्टेड इन द प्रोजेक्ट। कितने ऐसे लोग हैं जो मेल प्लस फीमेल सिलेक्ट नहीं हुए, टोटल कितने सिलेक्ट हो गए मुझे बताओ, 48 हो गए कि नहीं हो गए, 12 चौक 48, ठीक है। टोटल कितने लोग थे आप लोगों के, 300 में से 48 सिलेक्ट हो गए, तो कितने नहीं सिलेक्ट हुए, 48 माइनस कर दो, 252 नहीं सिलेक्ट हुए। तो 252 है क्या आंसर, देख लो। अब देखो ये तो मैंने इतना समझाया तो इतना समय लग गया, बाकी समय नहीं लगेगा। इसमें करा ही क्या आप लोगों ने, एक जोड़ एक बाकी किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ आपको, 10% नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम ए, तो आपने 10% देखा, तो आपके सामने यहाँ पे 120 का 10% आपने सीधा 12 लिखा अपने पेपर में बस। उसके बाद में 20% नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखा मेल एम्प्लॉइज का सीधा तो ग्राफ में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे पीले वाले के अंदर जो येलो ग्राफ दे रखा है, इसमें टोटल 300 दिया हुआ है और फीमेल कितनी है 120 है, तो मेल कितने होंगे 180 होंगे। 180 का आप लोगों से 20% पूछा गया, यानी कि 36, 18 दूनी 36, 10% 18 होगा, तो 20% 36, ये हो गया आप लोगों का। फिर आगे बोलता है आर सिलेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट, इन दोनों को एक सिलेक्ट किया गया प्रोजेक्ट में, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर मेल प्लस फीमेल हु आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, कितने सिलेक्ट हो गए, 48 सिलेक्ट हो गए, तो टोटल में से माइनस कर दो, वो नहीं सिलेक्ट हुए। टोटल 300 थे, 300 में से 48 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया भाई आप लोगों का यहाँ पर, 48 माइनस करें 252 यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। सर एक एक करके बस, ये तो मैंने पढ़ दिया। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी, सी में मेल एम्प्लॉयज निकालो, सी में गया मैं, सी में यहाँ पे गया तो फीमेल कितने हैं 140 है, ये 140 ही है यहाँ पे नंबर, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं भाई, टोटल नंबर देखा, टोटल नंबर यहाँ पे मेरा बन रहा था 340, ठीक है। टोटल 340 और फीमेल 140, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, आपको दिमाग से 140 340, ठीक है। तो कितने बनेंगे भाई, मेल कितने बनेंगे, इसमें दोनों में से माइनस कर दो, मेल कितने हैं यहाँ पे सी के मेल है 200। उसका क्या बोल रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सी एंड डी, सी और डी में फीमेल कितने हैं, तो देखो भाई सी और डी में फीमेल कितने, सी में 140 हैं और यहाँ पे देखो कितने हैं 230 हैं। तो 140 प्लस 230 कितना हो जाएगा, 270, 370, 370 हो गया। इन दोनों के बीच मुझे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे आ गया 1 0 से 1 0 कट गया, तो 20:37 है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो गया। सिंपल, कुछ भी निकालना है, जोड़ करना है, वहाँ से डाटा निकाला जोड़ दिया, बस ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और हम तो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, चाहे वो लाइव बैच हो, चाहे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे करा रखे हैं, बहुत सारी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस में करा रखे हैं। तो आप लोगों को ये जरूरी नहीं है कोर्स में जाओ, प्री के लिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लो, उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम लाइव बैच आप लोगों के लिए पहली बार लेके आए हैं, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो वो ये ना सोचे कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं बोल रहा हूँ 350-400 वीडियोस जो अपने यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसमें बहुत कंटेंट है। मैंने कई लोगों के कमेंट देखे थे कि सर आप इन्हीं क्लासेस को करा दीजिए। भाई यूट्यूब पे ऑलरेडी 360 368 है या फिर 358 है, ऐसा कुछ वीडियोज़ हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान में है मुझे, ठीक है। इतने वीडियोज़ मेरे खुद के अवेलेबल हैं, अगर आप जाएंगे तो डीआई के बहुत सारे पेपर कराए हुए हैं आज तक मैंने बहुत सारे, तो एक एक पेपर करके सोल्व करोगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी वैसे इंडिविजुअल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई, जैसे कैसे डीए का वीडियो डाला हुआ है, आपके टॉपिक वाइज देख लो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ाया हुआ है, नंबर सीरीज पढ़ाया हुआ है, आरआरबी के लिए, आरआरबी के लिए तो एक पूरी प्ले लिस्ट भी बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई, इसके लिए आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बस, ठीक है। और मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड डीआई होती है, वो वाली होती है, वो सारी चीज़ें भी हम आने वाले समय में, जो मेंस का पेपर जब मैं कराऊंगा तब उस टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो मैं करा दूंगा। बोल रहा है टोटल मेल इन बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन है। तो सबसे पहले टोटल मेल निकालो बी एंड सी के अंदर, बस टारगेट यही होना चाहिए, बाकी आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे। टोटल मेल निकालो बी और सी के अंदर,
तो बी और सी के अंदर टोटल मेल निकालना है। तो यहाँ देखो 160 है, ठीक है, और यहाँ ये कितना है 320 है, 320 माइनस 160 यानी कि 16 दिन में से 160 हो गया, ठीक है, 160 तो इसमें मेल हो गए। और सी में देखना भाई यहाँ पे कितने हैं 140 और यहाँ पे कितना था 340, तो कितने हो गए डिफरेंस, मेल कितना थे 200 थे, 200 थे, दोनों में मिला के मेल कितने हो गए 360 हो गए। आगे देखो मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन ए में फीमेल कितने हैं भाई 100 120 है, ए में फीमेल कितने हैं 120 है। अब मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है, मोर और लेस निकालने के लिए पहले तो डिफरेंस निकालो, तो कितना कम ज्यादा है एक दूसरे से 240 कम ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं नीचे 120 को रखेंगे या 360 को रखेंगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज एक सीधी सी बात बोल के मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। कोई भी चीज ज्यादा किससे होती है, मोर किससे होती है, कम वाली से, लेस वाली से ही तो ज्यादा होगी। और कोई भी चीज कम किससे होती है, ज्यादा वाली से होती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कोई भी चीज कम वाली से ही तो होगी। तो ये 240 अधिक है किससे, कम वाली से, कम वाली क्या है 120, 120 से होगी अधिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कम दिया गया तो कितने प्रतिशत कम है, तो कम हमेशा किससे होती है, ज्यादा वाली से कम होती है। तो सिंपल, तो ये डिवाइड वाला कंफ्यूजन दूर कर लो यहीं पे। तो यहाँ से आप लोगों को अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200% आ जाएगा आप लोगों का, सिंपल से काट लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोगों को। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 30% ऑफ मेल इन ए एंड 40% ऑफ मेल इन ई आर पी जी। तो सबसे पहले तो 30% ऑफ मेल निकालो ए के अंदर। ए में मेल कितने भाई 120 माइनस 300 180, 180 का 30% कितना होगा 18 36 38 54, तो 54 हो जाएगा। 40% ऑफ मेल इन ई, ई में 40% मेल, ई में चले गए तो ई में मेल निकालने हैं मुझे। तो यहाँ पे देखो 240 हो गया और यहाँ पे देखो कितना हो गया 350, ये 400 से नीचे है ना, कितना नीचे 2 नीचे है तो 380 हो गया। 380 माइनस 240 कितना आएगा 140, तो वहाँ पे मेल कितने हुए 140 हुए। 140 का 40% कितना हो जाएगा 14 चौक कितना हो गया 56, 56 हो गया। तो ये मिला मिलू के कितना बन गया आप लोगों का 110 बन गया। आगे देखते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीजी मेल इन ए एंड ई टुगेदर। तो ये तो आ गया 110, अपने आंसर यही तो निकालना था हम लोगों को, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी की परसेंटेज का रेशियो ये क्या दिया हुआ है, ये इसमें ग्राफ गलती से लगा दिया है, ग्राफ का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, इसमें ग्राफ गलती से लगा दिया है, ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन ही है भाई एज का, ठीक है। तो एज के मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ये क्वेश्चन कहाँ से कुछ कहीं और से लगा दिया, शायद ये पेपर का क्वेश्चन होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एज के दो क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। एज का क्वेश्चन है सिंपल, वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। ए और बी का एज दे रखा है, ए और सी का दे रखा है, और ए और सी की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे 8 और 9 का डिफरेंस क्या कर देना 5 वर्ष कर देना, तो इसकी आयु आ जाएगी 40 वर्ष, इसकी आयु आ जाएगी 45 वर्ष, ठीक है। वहाँ से ए का आपको रेशियो निकल के आ गया, तो बी की आयु भी आप लोगों को निकल जाएगी, ठीक है। तो तीनों की आयु निकल गई, 11 वर्ष बाद में तीनों की आयु जोड़ देना, ठीक है। चलो करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, किसी को भी डाउट रह जाए तो, ठीक है। ए और बी का रेशियो आप लोगों को कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। फिर बोला ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9 दे रखा है। ए और सी की आयु के बीच का अंतर कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। तो ए और सी की, ये भाई पेपर का क्वेश्चन नहीं है भाई, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि पेपर में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे एक ही टॉपिक से। ए और सी की आयु का डिफरेंस रेशियो के हिसाब से कितना है 1, लेकिन रियलिटी में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो ये एक नहीं हो के ए और सी की आयु का डिफरेंस कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ए की आयु कितनी हो गई 40 हो गई, और सी की आयु कितनी हो गई 9 45 होगी। अब देखो ए की आयु अगर 40 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 40 बनेगा। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई तो ये 50 हो जाएगा। तो ए बी सी की आयु कितनी हो गई 50 और 40 से 90, और 90 और 45 135 हो गई, 135 हो गई। लेकिन आपको ए बी सी की तीनों की जोड़ दी ना मैंने 40 50 और 45, लेकिन आपको पूछा क्या 11 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो जो प्रेजेंट में थी सबकी 11 बढ़ेगी, तो टोटल मिलाई कितनी बढ़ जाएगी 33 बढ़ जाएगी, तो जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। 8 6 1 168 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तभी लास्ट क्वेश्चन कोई गड़बड़ लगा दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, बैच आ रहा है तो आप लोगों का 6 जुलाई से चालू हो गया, मैं पहले बताता हूँ 6 जुलाई से चालू हो गया, 2-3 क्लासेस हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1-2 क्लास बाद में ज्वाइन हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, साथ में आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा आने वाले 1 साल तक के लिए, ठीक है। चलो, जो भी अगर दिक्कत आए तो नंबर मैंने आपको बताया हुआ, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं नंबर, ठीक है। इसको तो भगा देते हैं,
8955974739। थोड़ा धैर्य रखिएगा भाई, अगर रिप्लाई में देरी हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे आके कमेंट मत करिएगा कि सर रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई आएगा, थोड़ा सा देरी हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 6 तारीख को तो इतने ज़्यादा कॉल्स हुए कि अटेंड नहीं कर पाए, तो बहुत नाराज़गी हो गई थी आप सभी लोगों में। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखा करो, एक ही नंबर है अभी, लॉकडाउन में एम्प्लॉयज़ भी नहीं बढ़ाए जा सकते हैं कॉलर वाले, ठीक है, क्योंकि अभी बाहर से लोगों का आना, इधर उधर से आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी है अभी रिसोर्सेज उसी के अंदर में काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आपने कॉल किया है तो आपको कॉन्टैक्ट जरूर किया जाएगा। हम चाहे उस टाइम पे कॉल ना उठेगा तो वापस कर लिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप डाल दोगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप जरूर डाल दीजिएगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो बैच चल रहा है वो हमारी बैंकर्स पॉइंट ऐप पे चल रहा है, ठीक है। बैंकर्स पॉइंट मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, उसमें आप लोगों का काम हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पेपर में आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग के ऑफिस असिस्टेंट के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के 5-5 6-6 सालों के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो सिलोजिज्म पकड़ लिया तो उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लिया आरआरबी पीओ के, फिर एक वीडियो में 5 साल के क्वेश्चन कर लिया आरआरबी कलर के। इस टाइप से मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज भी पेपर यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ही आरआरबी के लिए अपडेट चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।